हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फेसलेस ग्राफी में। मैं हूं प्रकृति और अगर मेरी आवाज़ आपसे कनेक्ट हो पा रही है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कौन सी पार्टी जो है, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं अक्टूबर-नवंबर में, ये हम सब जानते हैं। तो इस दौरान जितनी भी पार्टी है, इनमें से कौन सी पार्टी वास्तव में जनता की पार्टी है। जब भी हम वोट देते हैं, जब भी हम वोट देने जाते हैं तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर गूंजता है कि क्या ये पार्टी हमारे लिए काम करेगी? हर चुनाव से पहले हर पार्टी ये दावा करती है कि वो जनता की पार्टी है, लेकिन देखना ये है कि क्या उनका दावा जो है वो सच्चा है या चुनाव से पहले की एक राजनीति है। आज इन सब पर हम बात करेंगे और इन सारे सवालों के जवाब हम ढूँढने की कोशिश करेंगे। कौन-सी राजनीतिक पार्टी वाक़ई जनता की पार्टी है? ये सवाल सिर्फ़ एक राय नहीं, एक ज़िम्मेदारी है हमारे भविष्य की भी, क्योंकि भविष्य में जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, वो तभी आ पाएगी अगर हमने उसे वोट दिया होगा और अगर हमने उसे वोट दिया है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सोच समझ कर ये फ़ैसला करें कि हम किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ इस ज़िम्मेदारी को निभाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की राजनीति देखिए, ये कोई एक सीधी रेखा नहीं है, ये हम सब जानते हैं। यहाँ हर गली, हर टोला, हर चेहरे के पीछे एक सियासी कहानी है और हर पार्टी खुद को जनता का मसीहा बनाती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है, ये हम सब जानते हैं। जब हम अपने गाँव, अपने शहर, अपने लोगों की स्थिति को देखते हैं, बदहाली को देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि पार्टी जो वादा करती है, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो या कोई भी पार्टी हो, उसको ज़मीनी हकीकत बनाने की कोशिश कभी उन्होंने नहीं की। ये साफ तौर पर हमें दिखाई देता है जब हम ज़मीन पर उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जो जिसकी लहर सबसे ज़्यादा है अभी और जिसके कयास लगाए जा रहे हैं कि यही पार्टी सत्ता में आ जाएगी। वो आरजेडी आप कह सकते हैं काफ़ी ज़ोरों-शोरों से लगी हुई है। चलिए आरजेडी से शुरुआत करते हैं। तेजस्वी यादव की ये पार्टी है। पिछड़ों की राजनीति से निकली है, ये हम सब जानते हैं। दलित वर्गों का मसीहा बताते हैं ये अपने आप को और इनके पिता लालू प्रसाद यादव तो सत्ता में आए ही इसी वादे के साथ थे कि वो दलितों के मसीहा बनेंगे, पिछड़े वर्ग को जो है मेन धारा में, मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। खुद को गरीबों, दलितों और मुसलमानों की आवाज़ कहती है ये पार्टी। और ख़ासकर बात करें तो तेजस्वी यादव के जो भाषण हैं, उसमें हमें बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य का मुद्दा बार-बार आता ये दिखाई पड़ रहा है। पर जब उनको मौका मिला था तो रोज़गार का जो वादा है वो 10 लाख नौकरियों तक सीमित रह गया और वो 10 लाख नौकरी भी कितना ज़मीनी स्तर पर मिला, ये हम सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका मूल्यांकन आप खुद कर सकते हैं। एक बात ज़रूर है कि उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वो स्वाभाविक सी बात है, युवा नेता हैं और आज के ज़माने की भाषा का प्रयोग करते हैं और आज की जो जनता है वो उनसे जुड़ाव महसूस करती है। पर सवाल अब भी वही बना हुआ है कि क्या कोई ठोस प्लानिंग है बिहार को बदलने की या फिर केवल चुनावी वादे हैं? चलिए ये तो समय बताएगा। अब बात करते हैं जो वर्तमान में जिसकी सरकार है जेडीयू, यानी कि जनता दल यूनाइटेड की बात करेंगे। एनडीए के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली है और ये जब आए थे और अब इनकी जो छवि है, सुशासन बाबू की छवि इन्होंने बनाने की पूरी कोशिश की। सड़क, बिजली, शराबबंदी जो बेसिक चीज़ें हैं, नो डाउट कि उन्होंने इस पर काम किया है। पर कितना काम किया है और कितनी ज़मीन तक जो है वो पहुँच पाई है, ये भी आप सब खुद तय कर सकते हैं। इन्होंने सत्ता से ज़्यादा गठबंधन पर निर्भर हो गई है ये पार्टी, ये हम सब जानते हैं कि ये पलटू राम के रूप में हमारे सामने आए। आप देख सकते हैं कि पहले एनडीए में, फिर महागठबंधन में, अब फिर से एनडीए में। तो ये जो बार-बार की राजनीति इनकी अदला-बदली चलती रहती है, तो ये जनता का भरोसा जीतने में जो है नाकाम रहे हैं। और अब सवाल ये भी है कि एक नेता अगर खुद तय नहीं कर पा रहा कि उसकी विचारधारा क्या है, वो किसके साथ मिलकर काम करना चाहता है, एक ठोस राजनीति का स्वरूप वो प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, तो सवाल ये है कि फिर जनता उस पे कैसे यकीन करेगी? हम कैसे यकीन करें कि एक जो स्थिर सरकार है, मजबूती के साथ, पूरे वादों के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ, वो कैसे आएगी जब वो खुद ये तय नहीं कर पा रही कि वो उसे किसके साथ रहना?
तो ये हो गई जेडीयू की बात। आप इसके बारे में भी अपना मूल्यांकन करें कि इस पार्टी को कितना समर्थन आप देते हैं। चलिए अब एक बड़ी पार्टी बीजेपी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उस पर भी बात करते हैं। हालाँकि देखिए, बिहार में मोदी जी का नाम बहुत है ना? हम सब पूजा करते हैं, कहीं न कहीं लोगों में बड़ी लोकप्रियता है। लेकिन फिर से एक बार बात वहीं पर आ जाती है कि बिहार स्पेसिफ़िक कितना काम किया उन्होंने। देश की राजनीतिक पार्टी, बड़ी पार्टी होना, देश में एक अच्छे नेता की छवि होना, ये सुनिश्चित नहीं करता कि किसी पर्टिकुलर राज्य में भी वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। किसी पर्टिकुलर राज्य को लेकर के क्या ठोस प्लानिंग है, ये हमें कभी भी साफ तौर पर बीजेपी की दिखाई नहीं पड़ती। जो विचार और जो विकास हमें दिखाई पड़ता है, वो केवल देश के स्तर पर दिखाई पड़ता है, और जितनी भी योजनाओं का लाभ बिहार को मिला, वो हर देश, पूरे देश के लिए जो भी योजनाएँ लागू हुई, उसी का एक हिस्सा बिहार को भी मिला। पर बिहार स्पेसिफ़िक क्या चीज़ें हैं, मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। आप खुद मूल्यांकन कर सकते हैं। इस पार्टी ने बिहार को वो दर्जा नहीं दिया जिसकी हमें ज़रूरत थी, विशेष राज्य का दर्जा। उद्योग भी लगाने की हमें कहीं कोई कयास दिखाई नहीं दे रहे हैं कि हाँ, कुछ ऐसा काम किया जा रहा हो जिससे भविष्य में यहाँ पर उद्योग लगाए जा सकें, ये भी हमें दिखाई नहीं देता। जहाँ तक बात है कि बिजली, राशन, सड़क जैसी राष्ट्रीय योजनाएँ, तो जैसे मैंने पहले बताया, ये सब देश स्तर की योजनाएँ हैं, जिसका लाभ बिहार को भी मिला। पर कितना लाभ मिला, कितना ज़मीनी स्तर पर काम हुआ, ये भी आप, इसका फैसला भी आप खुद कर सकते हैं। एक बात जो मैं कहना चाहूँगी बीजेपी को लेकर, ये जनता की सरकार से ज़्यादा मुझे प्रचार की सरकार लगती है। ये मेरा अपना मूल्यांकन है, ये मेरा अपना ऑब्ज़र्वेशन है, आप भी इस पर अपने विचार रख सकते हैं कि हमें दिखाई पड़ता है कि प्रचार-प्रसार पर इसमें काफ़ी काम किया है। इसमें कोई गलती नहीं है, बट मुझे लगता है कि प्रचार-प्रसार जितना हुआ, उतना काम नहीं हो पाया। चलिए अभी कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और मुझे लगता है कि अब केवल इसकी एक यही पहचान रह गई है कि ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जो कभी देश की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी। लेकिन बिहार में बात करें तो ये आज इस स्थिति में है कि अपना अस्तित्व तक बस बचा ले, इतनी इसकी भूमिका रह गई है। कोई ठोस प्लानिंग मुझे कभी भी दिखाई नहीं दिया कि कांग्रेस पार्टी बिहार के विकास को लेकर के एक ठोस प्लानिंग के साथ आए। जब भी मुझे ये दिखती है तो चुनाव से पहले कुछ वादे करते हुए, हम इतनी चीज़ें दे देंगे, हम इतने पैसे दे देंगे, हम ये सामान दे देंगे, महिलाओं के लिए हम ये कर देंगे, युवाओं के लिए ये कर देंगे। पर जो एक ठोस प्लानिंग होती है कि हम बिहार को बदलेंगे कैसे, अगर हम सत्ता में आए तो हम किन-किन क्षेत्रों पर काम करेंगे, उस काम को करने का जो तरीका है वो क्या होगा, ये सब करती हुई ये पार्टी हमें कभी भी दिखाई नहीं पड़ती, और यही कारण है कि बिहार की जनता इसे धीरे-धीरे नकारती जा रही है। युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए कोई ठोस एजेंडा लेकर कांग्रेस सामने नहीं आ पाई है कभी भी, केवल चुनावी वादे आपको दिखाई पड़ते हैं। तो बात वहीं पे आ गई कि पुरानी उपलब्धियों की कहानी ये गिनाते रहते हैं कि हमारी पार्टी ऐसी थी, देश के विकास में, देश के शुरुआती दिनों में, स्वतंत्रता की आज़ादी में इसकी क्या भूमिका थी। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि पुरानी उपलब्धियों के आधार पर आज की जो नई पीढ़ी है, क्या उन्हें वोट करना चाहिए? तो इसका आंसर भी मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि पुरानी उपलब्धियों के आधार पर अगर हम आज वोट करेंगे, तो पार्टी की पुरानी जो सोच है, उससे हमें लड़ना पड़ेगा। बल्कि आज जो एक ज़रूरत है, वो एक नई सोच की, नई पार्टी की है। चलिए अब एक और पार्टी, जो एक युवा नेता हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं, चिराग पासवान जी, उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर लेते हैं। पर दिक्कत ये है कि ये भी एक ऐसे नेता रहे हैं, जो केंद्र में हमें बहुत एक चमकते सितारे की तरह दिखते हैं। पर जब बिहार की बात आती है, तो अभी जब चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म है, तो अब ये बिहार की बातें कर रहे हैं, लच्छेदार बातें, भाषण, हम बदलाव, बिहार के बदलाव, बिहार के लोगों की तारीफ, ज़मीनी जुड़ाव, ये सब ये बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पर हमें इससे पहले कभी इनके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं। एक क्लियर प्लानिंग, एक क्लियर सोच शायद कि इसकी कमी है, और इनकी पार्टी में खुद 2 गुट बढ़ चुके हैं। एक चिराग पासवान स्वयं हैं, और उनके चाचा पशुपति पारस जी, उनके बीच में खुद मनमुटाव है। और एनडीए कहा जाए तो मोदी जी के भक्त कहे जाते हैं, मोदी जी का हनुमान इन्हें कहा जाता है। पर सवाल फिर से वही जुड़ता है कि क्या आपके पास जनता से जुड़ा कोई ठोस मुद्दा है, जिसको लेकर के आप सरकार में, सत्ता में आना चाहते हैं? तो तो जवाब वही है कि नहीं। और फिर मुझे वही लगता है कि क्या केवल एक चेहरे की पहचान, चेहरे की चमक, एक युवा नेता, केवल यही वो पैरामीटर्स होने चाहिए जिसके आधार पर आप वोट करेंगे? तो इसका उत्तर भी यही है कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।
चलिए अब एक और पार्टी सीपीआई-एमएल की बात करते हैं। मुझे लगता है ये एकमात्र पार्टी है जो आज भी आंदोलन और ज़मीन से जुड़ी हुई राजनीति का दावा करती है। दलितों, खेतिहर मज़दूरों और हाशिए पर खड़े तबकों की आवाज़ बनती है ये पार्टी। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसका इरादा सिर्फ़ कुछ जिलों तक सीमित रह गया है। तो सवाल यही है कि इतनी बड़ी ताकत क्या है कि पूरे राज्य की कमान को ये सँभाल सके? इसका फ़ैसला भी आप स्वयं करें। एक छोटी पार्टियाँ एआईएमआईएम और हम पार्टी की भी बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में बात करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि इन्होंने हमेशा एक ख़ास वर्ग, एक ख़ास समुदाय के लिए ही काम किया है। जातीय और सांप्रदायिक पहचान की राजनीति में ये यकीन करती हैं और वही स्वरूप इन पार्टियों का उभर कर हमारे सामने भी आया है। तो केवल पहचान की बात करके जनता की तरक्की हो सकती है? केवल कुछ समूह और किच कुछ लोगों की बात करके क्या पूरे बिहार की जनता की आप तरक्की कर पाएँगे? तो ऐसा नहीं और न नहीं है और कहीं न कहीं इन पार्टियों ने लोगों को टुकड़ों में बाँटने का काम किया है। अगर आप सांप्रदायिक और जातीय पहचान बनाते हैं, तो आप लोगों को टुकड़ों में बाँट रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक आखिर में जो एक उभरता हुआ हमें पार्टी दिख रहा है जनसुराज, इसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो इसके मुख्य नेता हमारे सामने आ रहे हैं प्रशांत किशोर, उनकी जो राजनीति है वो काफ़ी अलग एक अभियान के तौर पर, एक जन अभियान के तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी की छवि हमारे सामने रखी है और लगातार 2-3 साल से बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों, अलग-अलग गाँव की यात्रा कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सिस्टम सुधार की बात करते हैं। उनका मॉडल बहुत नया है, बिल्कुल फैक्चुअल बातें करते हैं, डेटा के साथ अपनी बात को रखते हैं पूरी मजबूती के साथ और यही कारण है कि वो धीरे-धीरे युवाओं के प्रिय नेता बनते जा रहे हैं। पर इसके साथ भी मैं यही कहूँगी कि अभी ये इतना नया है कि इसे समझने में वक़्त लगेगा लोगों को और जो ये बात अपनी कह पा रहे हैं, वो लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, इसका फ़ैसला भी मुझे लगता है कि चुनाव के नतीजे ही बताएँगे। तो इसका मॉडल कितना काम करता है, ये भी हमें आने वाले वक़्त में पता चलेगा और इनको जनता मौका देगी या नहीं, ये भी हमें चुनाव के नतीजे ही बताएँगे। तो मुझे लगता है कि लगभग सारी पार्टियों के एजेंडे और उनको उनकी जो एक छवि है, उनको काम करने की जो एक पद्धति है, उन सब पर हमने बात की है। देखिए, मैं आखिर में यही कहूँगी कि कोई भी पार्टी एकदम बुरी नहीं होती और कोई भी पार्टी बिल्कुल सही भी नहीं होती। देखिए, सवाल ये है ही नहीं कि पार्टी कौन-सी है, सवाल ये है कि हम किसे चुन रहे हैं, क्यों चुन रहे हैं और जिसे हम चुन रहे हैं, क्या वो हमारे लिए सत्ता में आने के बाद काम करेगी या नहीं? मुझे लगता है कि लोगों की पार्टी वही है जो सत्ता में आकर शासन नहीं बल्कि सेवा करे, जो वादा नहीं करे बल्कि बदलाव लाए और जो नारों से नहीं बल्कि नतीजों से अपनी पहचान बनाए। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र की ये बहुत बड़ी खूबसूरती है कि इसका स्वरूप ही लोग तय करते हैं, यानी कि ये लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का शासन है। लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी बात है। तो चलिए अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में सिर्फ राजनीति नहीं हो, बल्कि ज़मीनी स्तर पर सामाजिक बदलाव भी हो, तो इस बार आप सिर्फ वोट मत कीजिए, इस बार अपना वोट सोच समझ कर दीजिए। तो चलिए आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हाँ, अगर आप एक सीरियस व्यूअर हैं जो समझना चाहता है ना कि सिर्फ डिबेट देखना, तो ये चैनल आपके लिए है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप किस टॉपिक पर मुझसे जानकारी चाहते हैं और फेसलेस ग्राफी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।